नमस्कार दोस्तों। आज देश के जो हालात हो गए हैं उसको देखकर लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कारपोरेट अदानी अंबानी जैसों का नौकर मात्र है। क्या हमारा प्रधानमंत्री कारपोरेट की गुलामी में इस देश को बर्बाद करने में तुला है? क्या हमारे देश के अंदर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और देश की सीमाओं किसी की कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ कारपोरेट के लिए काम करना है, उसके लिए किसी को भी खत्म कर देना है। कमोबेश इन सारे हालात से आज देश गुजर रहा है और जिस गंगा मां ने मुझे बुलाया है उस गंगा मां को गंदा करने का सारा ठेका भी अडानी को दे रखा है। तो क्या इस देश के साथ इतने बड़े खिलवाड़ बार बार करने वाला व्यक्ति बर्दाश्त किया जाना चाहिए? इन्हीं सारे विषयों पर आज चिंता होती है। आज चिंता होती है कि देश के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। इसका एक पहला उदाहरण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में कारपोरेट के एक बड़े भवन का उद्घाटन कर रहे थे और यह भवन दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट का व्यवसायिक भवन है। इतना बड़ा भवन बना करके दिया गया किनको? हीरा व्यापारियों को। क्यों? क्या हीरा व्यापारी इस देश को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं? क्या हीरा व्यापारी इस देश में रोजगार देते हैं? क्या हीरा व्यापारी इस देश को रोटी खिलाते हैं, उसका पेट भरते हैं? इसके जब सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो जवाब आएगा नहीं। इस देश में सबसे कम यदि कोई रोजगार देता है तो वो हीरा व्यवसाय है और इस देश के अंदर सबसे कम यदि कोई टैक्स देता है तो वो हीरा व्यवसाय है और इस देश का धन विदेशों में चला जाता है। और कौन सा व्यवसाय ले जाता है तो आपको पता चलेगा, हीरा का व्यवसाय। यानी अमेरिका, चाइना जैसे देशों को फायदा देने वाला यह धंधा है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सूरत में आज इसका उद्घाटन कर रहे थे और बड़े बड़े बखान कर रहे थे। जब वो ये करते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आप क्या सिर्फ कारपोरेट के लिए काम करते हैं? हमें पहले ही पता है अडानी अंबानी इसको सब कुछ सौंपने, पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस की जमीनें, रेलवेज की जमीनें, दूसरी और जमीनें, तमाम सारी कंपनियां सब सौंपने के लिए आपने सब कुछ कर रखा है और इसके लिए भी आप लोन देते और दिलवाते हैं, तमाम उन्हें काम दिलाते हैं, उसके लिए दलाली करते हैं और देश का जो फायदा देश को मिलना चाहिए वो देश को देने की बजाय आप वो फायदा उन्हें दिलवाते हैं और उसके बदले में दूसरे देशों से काम दिलवाते हैं, ठेके दिलाते हैं, पट्टे दिलाते हैं। तो यह दशा हो तो प्रधानमंत्री हमारा क्या कारपोरेट का दलाल है? यह शब्द जब मैं पूछता हूं सवाल तो आज साबित होता है कि हां वो है। उसने इस देश के एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। एमएसएमई सेक्टर की स्थिति यह हुई है, एमएसएमई सेक्टर मतलब लघु एवं मध्यम व्यापार, माइक्रो एंड मीडियम जो इंडस्ट्रीज है उसे एमएसएमई सेक्टर कहते हैं। बर्बाद कर दिया और स्थिति यह है कि हर साल 12,000 से लेकर के 14,000 के बीच ये एमएसएमई सेक्टर बंद हो रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है। उस व्यवसाय को यूं बर्बाद किया जा रहा है। यानी इस देश के लोगों को रोजगार नहीं, इस देश के लोगों को कोई और लाभ नहीं, बल्कि इस देश के लोगों को भिखारी बना के खड़ा कर देना है 81 करोड़ की उस लाइन में जहां आप 5 किलो अनाज का इंतजार कीजिए। रोजगार नहीं देना है क्योंकि आप सक्षम हो गए तो क्या होगा? 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। और स्थिति क्या हुई?
20 करोड़ को देना चाहिए अब तक, लेकिन वो तो दिया नहीं। सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां दी और 7 लाख में भी आधी कॉन्ट्रैक्ट पर दी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। इस देश के अंदर विभिन्न राज्यों में पद खत्म किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट में खत्म किए गए, तमाम दूसरी चीजों में खत्म किए गए और शुरू की गई कारपोरेट की रेलगाड़ियां शुरू की गई। वंदे भारत शुरू करेंगे और शुरू करेंगे, इस तरह से करके कारपोरेट के सहारे ठेके पे चलने वाले काम दिए गए। लोगों को रोजगार दिलाने वाले नहीं, पक्की नौकरियों वाले नहीं। पुरानी पेंशन खत्म हो चुकी है, उसे बहाल करने पे कोई सोचने नहीं है। तो यानी सरकारी नौकरी को यह बना दिया है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से शिक्षा का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से और चीजें महंगी करी है, और महंगाई की स्थिति क्या है, सिर्फ 1 महीने में अक्टूबर से और जब हम तुलना करते हैं तो यह स्थिति होती है कि अक्टूबर और नवंबर की स्थिति यह आती है कि सब्जी से लेकर के खाने पीने और सब चीजों के सामान 3% से लेकर के 10% तक बढ़ गए, सबके दाम बढ़ गए। और 2014 से जब हम तुलना करते हैं तो कोई ऐसा सामान नहीं जो डबल रेट ना हो गया हो। कुछ डबल हुए, कुछ 3 गुने 4 गुने तक हो गए। यह दशा है। तो महंगाई की स्थिति यह है, और महंगाई में आपको बर्बाद करना है, जो करना है वो सब कुछ सामने। इसके बाद तो ये हुई, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका हाल ये। रोजगार की बात करते थे, वो मैं आपको बता चुका हूं। कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, तो देश का सब कुछ बेच दिया, वो भी आपको बता दिया। हवा पानी से लेकर के सब कुछ बेचने का काम कर दिया, इस दशा में लाके खड़ा कर दिया। और बहुत हुआ नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार। और स्थिति क्या हुई, आपको बताया था मैंने कि यूपी में एक सिविल जज 31 साल की, उसके साथ में उसका सीनियर जज क्या कहता है कि आओ रात में मेरे साथ सो, और जाने क्या क्या, कोर्ट में उसके साथ में यौन शोषण करता है। और उसके बाद में वो शिकायत करती तो कोई सुनने वाला ना पुलिस सुन रही है, ना कोई और सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है, ना उसकी उच्च अदालतें सुन रही हैं। और इसी तरह की कमोबेश स्थिति एक महिला आईपीएस के साथ हुई। उसके साथ भी यूपी में इसी तरीके से हुआ। ये वही यूपी है जिसे राम राज्य कहते हैं। और वो अब अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है कि मेरे साथ मेरे आईजी और एडीजीपी ने इस तरीके की घटना करी और सारी चीजें वो बताती घूम रही। लेकिन साहब इंसाफ के लिए भटकना पड़ रहा है। एक आईपीएस है जिसका काम है रोकना, एक जज है जिसका काम है न्याय देना, और दोनों अन्याय का शिकार है, दोनों इस शोषण का शिकार। तीसरा आइए आप, स्थिति क्या है। तीसरी स्थिति ये कि एक सेना की लेफ्टिनेंट कर्नल वाराणसी जाती है और उसका सीनियर उसके साथ में रेप करता है और सब कुछ करता है। वो पुलिस कमिश्नर के पास में जाकर के गिड़गिड़ाती है और तमाम चीजें इंसाफ मांगती है, सब कुछ। बावजूद इसके क्या हो रहा है, इंसाफ के नाम पे धब्बा है। भारतीय जनता पार्टी और ये सारे लोग जो यौन शोषण के आरोपी हैं, इस सब भारतीय जनता पार्टी से के प्रति या तो उनके खास हैं या उनके कुछ और रिलेशन है, कुछ और है। ये वो लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह एक नेता महाराष्ट्र में अपनी गर्लफ्रेंड को के साथ में कई साल तक जिस तरीके से वो उसका यौन शोषण करता है, और उसके बाद में जब वो बोलने की बात करती है तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। वो जीवन मौत से जूझ रही है। तो वह स्थिति है। इसके बाद में अभी उत्तर काशी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरीके से एक लड़की के साथ रेप किया और सब कुछ किया, और उसके बाद में उसने मौत को गले लगाया या मार दी गई, पता नहीं चल रहा है। तो उस तरह की स्थिति है। इसी तरीके से स्थिति हुई, अंकिता भंडारी का केस आपको याद होगा, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे और उन्होंने इस तरह से किया था। इसी तरीके से अभी एक सजा हुई है विधायक गौड़ को, सोनभद्र के, और उसने गोंड ने जिस तरीके से रेप किया था और रेप का मुल्जिम था। भारतीय जनता पार्टी ऐसे रेपिस्ट को टिकट भी देती है, जनता, नफरती जनता उसे जितवाती भी है। तो आप सोचिए, सिर्फ सरकार दोषी नहीं है, जनता भी दोषी, उतनी दोषी है जैसे उन्नाव के सेंगर ने किया था। और सेंगर के मामले में भी यही था, रेपिस्ट था, बावजूद इसके उसको टिकट दी गई, उसको सब कुछ किया गया।
तो यह स्थिति है। और कमोबेश यही स्थिति तमाम जगह आ रही जहां पर देह व्यापार का धंधा करते थे। उनका भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष था, उसके बावजूद उसे टिकट दी गई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में है और बहुत सारी जगह है। तो हर तरह का अत्याचार करेंगे, महिलाओं को शिकार बनाएंगे, बेटियां सुरक्षित नहीं और सब कुछ। तो यह हालत है। तो महंगाई की मार हो गई, रोजगार हो गया और महिलाएं हो गई। अब आप सोचिए, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। जब ये कहते हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया, तो आज ही प्रधानमंत्री बनारस गए हुए हैं और बनारस में स्थिति ये है कि नगवा का नाला है, वो नाला सरेआम गंगा में जा रहा है और गंदगी फैला रहा है। और स्थिति है, प्रधानमंत्री ने कहा था निर्मल गंगा और न जाने कौन कौन गंगा, स्वच्छ गंगा, और उसी गंगा में सामने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वाटर के जो गंदे पानी के ट्रीट करके और उसको छोड़ने का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अदानी को सौंपा गया है। और अदानी को उसमें एक क्लॉज जोड़ करके राहत दे दी गई कि चाहे वो जितना गंदा छोड़े कोई उन पे कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा पैसा वो लेंगे पूरे का। तो आप समझिए, हजारों करोड़ रुपया उन्हें इस नाम पे दिए जाएंगे और स्थिति है गंगा को गंदा किया जाएगा। और इसका समझिए, गंगा को गंदा करने का ठेका नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र अडानी को दिया। अपने नाम से नमो घाट बना लिया कि सब नमो घाट हो गया। यह स्थिति जैसे उन्होंने गुजरात में अपने नाम पे अहमदाबाद में स्टेडियम बना लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सरदार पटेल से नाम बदल के वो जहां से वो पनौती बन गए। तो यह स्थिति है। इसके बाद व्यापार व्यवसाय सब बर्बाद हो रहा है। और जब सब बर्बाद हो रहा हो तो इससे लड़ने की बारी आती है। लड़ेगा कौन? जब यह सवाल उठता है तो पता चलता है आप नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप जो स्थितियां करते हैं, रोजगार और सब कुछ न देने के कारण जो स्थिति हुई, संसद के अंदर युवा कूदे, वो अपने आप में जवाब है कि आपने क्या हालत कर दी देश की। आज ही लखनऊ में जो कश्मीर से इस दौर में आते हैं, वहां से बच्चे तमाम मेवे लेके और वो बेचते हैं, उस पर इसलिए उन पे हमला हो रहा है कि साहब मुसलमान है और इसलिए उन पर हमला किया जाता है, उनको मारा जाता है। और उसके बाद पुलिस उल्टा उन्हीं को कहती, वो कहते सर थोड़ा सामान बचा था, हम बेच लेते चले जाते। नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान। यानी इस तरह की नफरत, इस तरह, तो फिर क्या करेगा? क्राइम करे। तो क्रिमिनल तो आप बनाना चाहते हैं, नफरत आप फैलाना चाहते हैं, कभी मंदिर के नाम पे, कभी किसी और नाम पे, कभी कोई और खेल। तो रोजाना आपके ये खेल चल रहे हैं, लिंचिंग चल रही है। कहीं सिखों को आप खालिस्तानी बता देते हैं, मुस्लिमों को आप पाकिस्तानी बता देते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं। और यदि कोई हिंदू उसका विरोध करता है तो उसे गद्दार और जयचंद बता देते हैं। 10 साल से हम माल बेच रहे थे, कोई नुकसान हुआ इधर? कुछ एक्सीडेंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इज्जत से बोलते थे, हम हटा रहे थे, साइड में लगाते माल। तो आज देखो, आज गालियां हुआ क्या था? पूरा मामला क्या हुआ? आप लोग यहाँ लगाए थे? मामला हम सुबह से बैठे थे इधर, तो रियाजी मूवमेंट का मंत्री जी आया था, तो हम साइड में लगा रहे थे माल, हमने लगाया नहीं रोड पे। तो अब ये आगे इन लोगों ने माल उठा के ले गया ट्रैक्टर में, और हमने इज्जत से बोल के वापस करो, हम जाएंगे यहाँ से। तो ये लोग गालियां देने लगे, भागने लगे, तो हम क्या करेंगे बताओ सर जी? हम दूर के रहने वाले, 2000 किलोमीटर दूर से आया, हम क्या कर सकते हैं इधर? ये भी तो सबको हक सबको है, सबको हक है। हम रोड पे बैठे हैं, कोई इधर ज्यादा इनके घर के पास नहीं बैठे हैं, घर के अंदर नहीं बैठे हैं, बाहर बैठे रोड पे बैठ रहे भैया। ये भी नहीं समझते, आप बच्चे हैं हमारे, क्या करेंगे? उधर कोई काम ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है। अच्छा लगता है, हम अगर भीख मांगते हैं तो अच्छा लगता है। हम अगर भीख मांगेंगे ना तो अच्छा लगेगा इनको। फुटपाथ ही सोचे होंगे हम, हमारे पैसे भी है, भिखारी नहीं है हम। तो साहब ये आपका मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति तो इस देश की जनता की है कि जो सब कुछ जानते हुए भी ऐसे नफरती लोगों को, ऐसे बेचने वाले लोगों को, ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को, जिनसे उनके बच्चों का भविष्य, उनके देश का भविष्य, उनका सब कुछ बर्बाद हो रहा है, उन्हें वो साथ देते हैं। और जो कहते थे 56 इंची सीना और जाने क्या क्या बातें, वो हमारे देश की सीमाओं को भी बेच रहे हैं।
उन्हें भी बर्बाद कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना से तमाम जमीन छीन करके पेंगोंग झील समेत तमाम सारी चीजें छीन के भारत में मिलाई थी। यदि 1947 का नक्शा देख लीजिए कि कितना हमारे कब्जे में था, और जब पंडित नेहरू ने एक दूसरा नक्शा 1956 में बनाया और उसमें दिखाया नहीं वो हमारा हिस्सा है, और जब अपना हिस्सा बता के दावा किया और उसके बाद अब धीरे से अपनी सेनाओं को घुसेड़ के और ये काबिज हो गए। उसके बाद में चाइना ने उसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद 1962 में एक छोटा सा युद्ध होता है, और वहीं पे हमारा फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, जाता कुछ नहीं हमारा। आप सोचिए, उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नाथुला में चीन को पटकनी दी, उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। आप चर्चा नहीं करते हैं कि 1987 में राजीव गांधी ने किस तरीके से नेपाल के उस क्षेत्र में अटैक करके किस तरह से चाइना से अपने कब्जे में ले लिया और उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया था। अपना प्रदेश, अपने राजधानी, अपना राज्य, अपना पासपोर्ट। सोचिए कितनी बड़ी सफलताएं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी चेंचे करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, उल्टा उसको सब समर्पित कर देंगे, व्यापार भी देंगे, पैसा भी देंगे, जमीन भी देंगे, सब कुछ कब्जा कराएंगे और कहेंगे हम 56 इंची। यह दशा इस देश की करती है। तो झूठ और नफरत में जला के आपको आपका देश समेत सब कुछ बर्बाद हो रहा है। लेकिन आप जब नहीं चेतेंगे तो कोई और दोषी नहीं है, सिर्फ आप दोषी। और इसीलिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती है, इसीलिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ते हैं। तो यह लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। आपको किसके साथ खड़ा होना है, फैसला आपको करना है। जय हिंद।